हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि एक पार्टिकल होता है, उसके हाँ अंदर चार्ज कंस्टिट्यूटेड होता है, जैसे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके प्रोटॉन्स, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसका कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। अच्छा पूछ रही तो है, देख। आपने, हाँ हाँ हाँ, पूछ रही हूँ सर। देख बता। तो जब भी हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो हमने सिर्फ उसको हम्म सिर्फ इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए पढ़ा था। तो वो कंडक्टिंग हम्म। स्फीयर के लिए मतलब एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता? जस्ट बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन्स मतलब नहीं, हाँ प्रोटॉन्स फ्री उसके माइग्रेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होते हैं पागल लड़की। ये देखो, ये सॉरी, हाँ। कंडक्टर है, ठीक है। अभी हाँ। समझो, आप यूजुअली तो आप बोलोगे सर हम तो चार्ज सरफेस पे ही देते हैं। मैं कहता हूँ चलो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपने कैविटी बनाई और कैविटी में ऐसे वायर से ले जाके यहाँ पे चार्ज रिलीज कर दिया। यहाँ पे क्या रिलीज किया आपने, समझो कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ। या कुछ दूसरा डालो, नेगेटिव डालो। हाँ सर, चलेगा। हाँ तो पॉजिटिव डालिए, ठीक। अब क्या होगा, इसके आजू बाजू में आप ऑब्जर्व करो तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाँ डज सर। दिस इंप्लाइज कि इनका काउंटर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं है? है। नहीं। इनका है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना हाँ उनका मतलब हाँ हाँ। इनके हिस्से का पॉजिटिव चार्ज तो है ना यहाँ पे, हाँ सर, बराबर। है। हाँ। अब ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये बहुत स्ट्रांग हुआ क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में पड़ा हुआ है। ये अपने आप हाँ। को न्यूट्रल करना चाहता है, तो ये यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले आए सेंटर में, ठीक। हाँ। फ्री इलेक्ट्रॉन सेंटर पे चले आए तो ये सेंटर पे आके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन आए, इसको न्यूट्रलाइज कर दिए। तो आपको देखने में ऐसे लग रहा है वाह यार ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं गया, बट उसने यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर होने लगा, ठीक है। हाँ। अब इसके आजू बाजू में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? है। है ना। अब देखो इसको, इसके हिस्से का पॉजिटिव चार्ज भी वही है कि है नहीं है? है है ना। सर। अब इनमें रिपल्शन है, ये क्या करेंगे, आजू बाजू के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर न्यूट्रलाइज लेंगे, कर। ठीक। तो ये तो न्यूट्रल हो गए भाई लोग, और इनके हाँ। हिस्से का पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। ऐसे यहाँ पे सरफेस पे सेम स्टोरी हो गई, तो कूदते कूदते ये चार्ज यहाँ पॉजिटिव पहुंच गया। तो बेसिकली क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे खिसक गए अंदर। तो ये जो चार्ज यहाँ था वो पॉजिटिव यहाँ अपीयर हो गया, ये पॉजिटिव खत्म हो गया। ऐसा हमेशा ही होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स होते तो भी ऐसे ही करते। अब बोलोगे अब क्या सर, अब ये क्यों बाहर नहीं जा रहे? अब बाहर जाने का मौका कहाँ है? आप एक काम करो, एक बड़ा सा स्फीयर लेके आओ कंडक्टिंग, ठीक है, और इसको वायर से जोड़ दो। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सारा चार्ज भाग के सरफेस पे चला जाएगा, ये यहाँ भाग के आ जाएगा। इसके ऊपर खूब क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, एचसी वर्मा में, एनसीईआरटी में। तो ये चार्ज की टेंडेंसी है भाई, चार्ज एक दूसरे से दूर भागना चाहता है, जितना मौका मिलेगा उतना दूर भागेगा। अब वो इंसुलेटर में भाग के बाहर जा नहीं सकता ना, कैसे जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, तो हाँ। इंसुलेटर में भाग नहीं पाता। तो इंसुलेटर में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इंसुलेटर में अगर आप कोशिश करोगे तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर वॉल्यूम, अगर आप कोशिश करो तो। बाकी ऐसा आप सोचोगे कि सर कैसे करूंगी मैं, ये होने वाला है नहीं मेरे से, तो बात सही भी है, क्यों, ये इंसुलेटर है। आप बोलोगे फ्रिक्शन से लाऊंगी तो सरफेस पे चार्ज रह जाएगा, आप बोलोगे हाँ। कैविटी बना के यहाँ डाल दूं तो वहीं रह जाएगा, वो थोड़ी नहीं वॉल्यूम में जाएगा। बट क्वेश्चंस में आपको मान के चलना है। अगर एक क्वेश्चन में लिख दिया किसी ने कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम, तो भाई आप मान लो कि कैसे तो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे उछल कूद कर रहा है यहाँ पे, ऐसे 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 भाग रहा है, तो मैं कैसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे है, नहीं बोल सकते। हाँ। इलेक्ट्रॉन हर जगह है, तो मैं बोलूंगा हाँ। उसका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली बटा हुआ है इस पूरे रीजन, तो हो गया ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे हाँ। पॉसिबिलिटी है, तो क्वेश्चंस में आपको लड़ना नहीं है ऐसे कैसे वॉल्यूम में चार्ज चला गया। अगर उन्होंने बोला है कि एक इंसुलेटिंग स्फीयर है और उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप आंख बंद करके मान लो कि वो लिख रहे हैं कि वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। ओके। ठीक है, हाँ ओके। सर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया था, एटलीस्ट वी स्टार्टेड विद। तो कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं।
तो कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड से Q1 and Q2 is directly proportional to product of two charges. So F is directly proportional to product of two charges is inversely proportional to square of distance between them, right? ये पढ़ा था। फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर एप्सिलॉन 0 is electrical permittivity of free space, electrical permittivity of free space। उसकी वैल्यू SI यूनिट्स में होती है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 को 80/9 अप्रोक्सीमेशन लिखूंगा मैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹ SI यूनिट पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमने लिख रखी है, राइट। कई बुक्स में मैंने बताया था ये फॉर्मूला ही ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, F = 1/, इसकी जगह ही लिख देते हैं वहां पर 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2/R। एंड कभी कभी मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको K भी लिखा करूंगा, K Q1 Q2/R²। आप समझ जाना ये K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 into 10⁻⁹ SI यूनिट से अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो इतना आपने कंसिडरेशन रखना है, ठीक है। अब देखो एक एक पॉइंट देखेंगे और उसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे पहला ये जो फोर्स है इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, long range force like gravitational force we have discussed in 11th standard. Even electric force is a long range force. अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ लिखा हुआ है force is inversely proportional to r²। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स वीक होता जाएगा, बट रहेगा तो बहुत दूर। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे वंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्सेस हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, बट दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स, राइट। This force is मतलब weaker than nuclear force। ये 11th में भी हमने पढ़ा था, nuclear force, and stronger than gravitational force weak nuclear forces। दो न्यूक्लियर फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, बट वीकर देन न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स व्हिच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, राइट। जस्ट एक इंफॉर्मेशन, नहीं भी याद रहा चल जाएगा। अब देखो यहाँ ये पॉइंट लिखता हूं मैं, दिस इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स व्हाट, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल है Q1, दिस इज अनदर चार्ज पार्टिकल Q2, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, राइट। तो ये जो इस पे फोर्स लगाता है, मैग्नीट्यूड हमने पढ़ लिया, व्हाट विल बी डायरेक्शन वुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, इस सेंटर के अलोंग रहेगा। अब डायरेक्शन अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करने वाला है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, उसको मैं डिनोट करूंगा F21 से। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, दैट वुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन, राइट। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, आई विल डिनोट बाय F12, वो इधर लग रहा है। सपोज आई एम कंसीडरिंग लाइक चार्जेस, हेंस देयर इज रिपल्शन। अब देखो बुक्स में देखना, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा होता है, तो लेट्स express them in vector form. So if you recall, suppose this point 1, this is point 2, तो ये origin है, suppose this is origin, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 सपोज करो R1 वेक्टर, एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर पॉइंट 2 R2 वेक्टर, राइट। तो R21 I'll express as vector pointing from 1 to 2, so that is R2 minus R1। ये NCERT के सिंबल्स हैं, कुछ
अलग बुक देखोगे आप तो उसमें थोड़ा अलग भी मिल सकता है। तो R21 मतलब वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to 2, तो वो है क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। याद है आपको वेक्टर्स में हम लास्ट में पढ़ा था, दिस प्लस दिस इज दिस। तो ये जो वेक्टर है दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। नाउ इस वेक्टर के हेल्प से अगर मैं ये फोर्स को एक्सप्रेस करूं, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, if I consider only magnitude, so magnitude क्या गया, 1/4πε0 q1 q2 upon r square, राइट। अब देखो ये वेक्टर है r12 वेक्टर, और ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है वो इसी डायरेक्शन में है। मतलब इस फोर्स का, इसका फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट एंड r21 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। One thing is sure, force acting on second due to first and R21 vector, vector pointing from 1 to 2 are in same direction for repulsive force, right? So ये दोनों डायरेक्शन सेम है। अब मैग्नीट्यूड, तो ऊपर नीचे अगर मैं एक R से और मल्टीप्लाई कर दूं तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसा लिखते हैं, any vector is its magnitude into unit vector in its direction। तो F21 वेक्टर को मैं लिखूंगा 1/4πε0 q1 q2 by r square into r21 यूनिट वेक्टर। कुछ बुक्स में यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा होता है, 1/4πε0 q1 q2, यहाँ r क्यूब लिखते हैं, यहाँ r21 वेक्टर लिखते हैं। So in some of the textbooks you'll see this expression, some of the textbooks use this expression. So this is what we say is vector form of Coulomb's law, which comes from the concept of central force. The electric force acting between 2 point charges is a central force. Line of action is along the centers joining the two charges. Okay. Now, इसको अगर मैं F12 लिखने के यूज करूं, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 वेक्टर जो होगा मैग्नीट्यूड में इट्स सेम 1/4πε0 q1 q2 by r square. Magnitude will remain same. Direction is from 1 to 2. I'll write it as r1 2 to 1, sorry, I'll write it as r21 vector. So direction ही बस उल्टा है, बाकी magnitude is same. So from here I can conclude that F21 vector is negative of F12 vector. छोटी छोटी चीजें हैं बुक में दी हुई, आई एम एक्सप्लेनिंग, बड़ी आसान सी चीजें, आई एम श्योर आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। So F21 vector is negative of F12 vector. Clear hai? So this is what we say is vector form of Coulomb's law. Okay. So ये आ गया अपना vector form of Coulomb's law. Now इसके ऊपर दो चार क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। I'll rub this. न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है ऐसा कुछ, मैं लिखता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज देयर इज अ चार्ज of 10 microcoulomb and there is another charge of 10 microcoulomb again and are separated by 10 centimeter distance. Calculate force experienced. This is 1, this is 2. 4. Calculate force experienced by charge at 2. Do this. And please माइक म्यूट रखो सब लोग, जब तक नहीं डाउट पूछना हो तब तक म्यूट रखो, डाउट पूछते वक्त ही अनम्यूट करो। Do this.
हेलो हाँ अरे भाई सर, मेरा आज नेटवर्क इतना खराब है, अभी जाकर थोड़ा सा इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मेरा तो सब छूट गया। कुछ नहीं छूटा बेटा, अभी वही कूलम्स फोर्स, बस वही फॉर्मूला अभी अप्लाई करना सिखाया है, वेक्टर फॉर्मूले का। कुछ नहीं, टेंशन मत लो, मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा कुछ दिन बाद, तो देख लेना। हेलो हेलो हाँ, हेलो हेलो एक न्यूमेरिकल लिखा है, दो चार्जेस हैं 10 माइक्रोकूलम ईच, 10 सेंटीमीटर इज सेपरेशन बिटवीन देम, यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ये अब तो हो जाना चाहिए था। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट वन, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज 9 into 10 raised to 9 q1। यहाँ पे चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो इज व्हाट 10 raised to minus 6, this again 10 microcoulomb, तो 10 into 10 raised to minus 6 upon distance square 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10 raised to minus 2 सेंटीमीटर is 10 raised to minus 2 का होल, राइट। सो ये हो गया 10 raised to minus 2, minus 5 minus 10 minus 1 2, तो 90 न्यूटन इज आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, ये -2 हो गया, 11 12 13 1, तो 90 न्यूटन। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय सर ये फॉर्मूला, सर मैंने भी वैसे ही किया है, फॉर्मूला सब लग जाता है सर, लेकिन हमेशा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, मतलब गलत ही आता है कैलकुलेशन। तो बेटा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे, कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, अटेम्प्ट करते जाओ, यही क्वेश्चन यही जब सिंप्लीफिकेशन आप 2-3 बार करोगे तो गलती होएगी ही नहीं। देखो मेन है डरो मत कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन धीरे धीरे आ जाएंगे, आप लगे रहो सब आ जाएगा, राइट। यस सर। now suppose this line is along x axis, this is along x axis and this be along y axis, ठीक है। so if I ask you to express f21 in vector form, तो आप क्या लिखोगे? f21 in vector form में आपसे पूछा, this is along x axis and this is along y axis. If I ask you to express force acting on second due to first one in vector form, इसमें तो सोचना, कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है, कुछ जल्दी बोलो। इस पे जो फोर्स लग रहा है किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में? अरे टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, कुछ बताओगे? लेफ्ट। हाँ किधर लगेगा सर? कुछ बता ही नहीं रहे सर इस पे लेफ्ट कैसे लेफ्ट में लगेगा बेटा? ये लाइट से राइट चार्जेस चलेगा। इधर लगेगा, तो ये साइड कौन सा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो डू यू नो एनी यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन? इस पॉजिटिव डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर याद है? आई वेक्टर, तो आंसर इज 90 आई ना। F12 वेक्टर क्या आएगा? अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स एक्टिंग ऑन द वन, ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, तो वो क्या लिखोगे आप? -90 आई, बिकॉज वो इसको इधर फोर्स लगा रहा है, तो -90 आई। So this is what I mean to say, that the two charges are, sorry, forces, electric force acting on two charges is a central force, right? तो इस लाइन में लगा है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सपोज करो दो कंडक्टर हैं छोटे छोटे, एक कंडक्टर पे आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं,
एक कंडक्टर है which there are 3 like 3 identical conductors, 3 identical conductors A, B and C suppose, तीनों का नाम है, इसको A दिया है, इसको B दिया है, इधर दिया है C, राइट। इस पे पहले से कुछ चार्ज है, इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, C carries 10 microcoulomb charge. If C is brought in contact with A, then removed and brought in contact with B. And then remove again. Calculate force acting on B, ये x axis है, y axis है, B due to A acting on B due to A. The separation is once again 10 centimeter. Assume conductors to be point cells. Conductors to be point cells. मतलब कूलम लॉ। बताओ क्या होगा? आया? फिर से बोलूं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। सी, पहले आपने सी पे कितना चार्ज था? 10 माइक्रोकूलम, दिस वाज ए, राइट। व्हेन कंडक्टर कैरिंग 10 माइक्रोकूलम वाज ब्रॉट इन कांटेक्ट टू दिस, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? दिस विल टेक 5 माइक्रोकूलम एंड दिस विल टेक 5 माइक्रोकूलम। नाउ ए कैरीज 5 एंड सी कैरीज 5। अब इधर रखा हुआ है बी। अब आपने क्या किया, इसको लेके गए उस साइड। ये पहले कितने लेके आया था? ये लेके आया था 5। अब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आइडेंटिकल है तो 2.5 2.5 चला गया। अब आपने इसको फिर से हटा दिया और इनके बीच का सेपरेशन अभी भी 10 सेंटीमीटर ही है। अब आपको फोर्स निकालना है, तो क्या फर्क पड़ता है? इट्स वेरी इजी। इनफैक्ट अगर मैं रिलेट करूं, हमारे पास प्रॉपर्टी थी क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना ही फर्क है? ये 10 का आधा है और ये 10 का 1/4 है। तो पुराने आंसर का आधा करो, फिर 1/4 कर दो, तो 1/8 कर दो।
तो 90/8 तो 11.25 आंसर हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको फिर से चाहिए तो इस डायरेक्शन में आएगा। फोर्स एक्टिंग ऑन बी इज 9 into 10 raised to 9 Q1 Q2 5 into 10 raised to minus 6 into 2.5 into 10 raised to minus 6 upon 10 centimeter is 10 raised to minus 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 9 5 45 45 90 90 112.5 112.5 45 45 90 90 100 into 10 raised to ये हो गया -12 -3 -1 तो 11.25 न्यूटन। इन वेक्टर फॉर्म if I say it's along suppose this positive x-axis so I न्यूटन। अच्छा अच्छा यार शॉर्टकट था। पिछले बार आपने 90 न्यूटन आंसर निकाला था, उस बार प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितना था? 10 into 10 100 था। इस बार 10 का 5 हो गया मतलब आधा हो गया, और 10 का 2.5 मतलब 1/4 तो 1/8। तो पिछले बार का 1/8 आंसर है। 90/8 90/8 इज आंसर, राइट? सो ये आंसर होगा 11.25 I न्यूटन। क्लियर? आया समझ में सबको? Yes, sir. वन रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ओके। Yes, sir.